जब लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन के साथ रशिया की, तब से सैंक्शन थोड़ा ना लगे, इसके पहले भी लगे थे, इसके पहले भी सैंक्शन लगे थे रशिया के ऊपर। तो रशिया ने अपना इकोसिस्टम बना लिया है विद इन द सैंक्शंस रेजिम। अब इन्होंने यूक्रेन की लड़ाई के बाद और टफ सैंक्शंस लगा दिए, फिर उसने 3 साल में अपना एक सिस्टम बना लिया। अब रशिया को इतना फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेन पर पुतिन को ट्रंप ने फिर से धमकी दी। 50 दिन का समय बहुत लंबा है। मैं क्यों कह रहा हूं प्रतिशोध देखते हैं क्या लोग, ये ट्रंप ने भी लगता है कल देखा है प्रतिशोध। यहां 50 दिन, अरे भाई आप सीज फायर के लिए कह रहे हो तो 50 दिन की मोहलत क्यों दे रहे हो? सीज फायर कहीं आग लगी है तो फौरन बुझाते हो कि 50 दिन बाद हम आग में पानी डालेंगे वाली बात करते हो आप। तो अब ट्रंप कह रहे हैं 50 दिन का समय बहुत लंबा नहीं है, पहले भी पड़ सकता है टैरिफ बम। मतलब हमने 50 दिन कह तो दिए, लेकिन उसके पहले भी हम कभी भी लगा सकते हैं टैरिफ। रूस ने कहा बैन से नहीं डरते, डटकर सामना करेंगे। वो जो हम कह रहे थे कल आज हो गया। देखिए साहब, एक छोटी सी बात है, टोटल जो ट्रेड वॉल्यूम है रशिया का यूएस के साथ, दैट इज 3.7 बिलियन। वो चिल्लर है, वो रेसगारी है, उससे रूस को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को जो करना है कर ले, इसीलिए रशिया इजी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया का हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है यूएस के साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने साल हो गए इनको सैंक्शंस लगाए हुए। अभी जब लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन के साथ रशिया की, तब से सैंक्शंस थोड़ा ना लगे, इसके पहले भी लगे थे, इसके पहले भी सैंक्शंस लगे थे रशिया के ऊपर। तो रशिया ने अपना इकोसिस्टम बना लिया है विद इन द सैंक्शंस रेजिम। अब इन्होंने यूक्रेन की लड़ाई के बाद और टफ सैंक्शंस लगा दिए, फिर उसने 3 साल में अपना एक सिस्टम बना लिया। अब रशिया को इतना फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दिनेश, ऐसा है, रशिया इज द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, बेटर देन ईरान, बेटर देन ईरान। तो उसको अपना रहना आ गया है। लड़ने के लिए 4 चीज चाहिए। आपके पास अपना तेल हो, आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी और जहाज बनाने और बाकी अम्युनिशन बनाने की चीज हो, आपके पास अपने आदमी हो, आपके पास आपकी बहुत बड़ी ज्योग्राफी हो, और आखिरी है आपके पास अपना वोदका हो। लेना कुछ नहीं है। हाँ, और इनमें से कुछ नहीं लेना उनको अमेरिका से, और इसीलिए इसमें अपना कुछ नहीं जाता, तेरा घाटा। ये कह रहा है रशिया। और यूक्रेन को लेकर अमेरिका में ट्रंप की नीतियों का विरोध शुरू हो गया है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने का विरोध, ट्रंप के समर्थकों ने ही हथियारों की सप्लाई का विरोध शुरू कर दिया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो कहा जाता है, मागा मूवमेंट को लग सकता है एक बड़ा धक्का। सर मुझे ये लग रहा है जी कि एलन मस्क से ज्यादा बेचारे ने किसने सपोर्ट किया होगा ट्रंप को। करेक्ट। अगर उनका इतनी जल्दी मोह भंग हो गया है तो इन सबको तो होना ही है। ये एक कांग्रेस वुमेन है, मार्जरी करके उनका पूरा नाम है, ग्रीन है। और एक और है स्टीव बैनन। ये 2 लोग हैं जो बड़े ट्रंप के सपोर्टर थे। और एक स्टीव बैनन ने तो ये बोला है एक पॉडकास्ट में, उसने अभी कल परसों पॉडकास्ट करी और उसका बयान आया बड़ा सॉलिड दिनेश भाई। उसने बोला है कि यार एक बात बताओ मुझे, हमने जो ट्रंप को सपोर्ट करा था, क्यों करा था? ट्रंप ने वादा करा था कि किसी लड़ाई में नहीं पड़ेगा। ट्रंप उल्टा जवाब दे रहा है कि लड़ाई में थोड़ी ना पड़ रहा हूं, मैं तो हथियार बेच रहा हूं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं तो नेटो को दे रहा हूं, मैं तो यूक्रेन को अब डायरेक्टली नहीं दे रहा हूं। एंड दे आर सेइंग दैट इज नॉट द पॉइंट। यू सेड कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी लड़ाई में नहीं फंसोगे। हम ऐसे ट्रंप को सपोर्ट नहीं करते। अब ट्रंप का सिर्फ ये टैरिफ बॉम्ब। अब एक बात बताइए आप, जो अमेरिकन इसके खिलाफ खड़े हैं, क्या उनके खिलाफ भी टैरिफ लगा देगा? नहीं, टैरिफ का ही तो एक इसका पॉइंट है। अब लेकिन रिपब्लिकन पार्टी, ये हार्डकोर मागा सपोर्टर्स हैं, ये भाई, ये हार्डकोर मागा सपोर्टर्स हैं जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए। आज वो लोग ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए अमेरिका में। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इतनी सारी लड़ाइयों में कहीं ना कहीं टांग और खच्चर फंसा रहेगा तो कैसे होगा अमेरिका ग्रेट अगेन? वो कह रहे हैं हथियार बेच के। बहरहाल रूस के लिए जर्मनी खतरनाक है, क्रेमलिन ने कहा। जर्मन रक्षा मंत्री के बयान पर क्रेमलिन का रिएक्शन, रूसी फौज को मारने जर्मन आर्मी तैयार, कहा गया था रक्षा मंत्री पिस्टोरियस की तरफ से। ये अचानक जर्मनी और रशिया के बीच में क्यों गर्मा गर्मी बढ़ गई? क्योंकि इनकी पुरानी गर्मा गर्मी, वर्ल्ड वॉर 2 वाली गर्मा गर्मी। नहीं तो अभी ताजा तो कुछ नहीं हुआ है। ताजा इनकी नॉर्थ स्ट्रीम जो आई थी, उसको तो अमेरिका ने उड़ा दिया। गैस पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन, जिससे पूरी गैस पहुंच जाती थी, उनकी इकोनॉमी ठीक चल रही थी। उनकी इकोनॉमी में बहुत धक्का, सबसे ज्यादा धक्का जर्मनी को पहुंचा है। अच्छा, इकोनॉमी को धक्का पहुंचा है, इसलिए रूस का तेल ना मिलने से सबसे बड़ा धक्का जर्मनी को पहुंचा है। और जर्मनी पहले तो साथ आ नहीं रहा था नाटो के, आपने देखा ही होगा। बाद में उसने सपोर्ट करना शुरू किया। अब वो अग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि एग्रेसिव कौन होता है? जो सबसे ज्यादा विचलित हो चुका होता है। अब ये एग्रेसिव हो रहा है, ये कह रहा है क्योंकि इनकी अपनी पुरानी लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 की चली आ रही है। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ठीक है, ठीक है। वो किसे, और उसमें 27 मिलियन मरे थे रशियंस, राइट। 2.7 करोड़ जितनी की आबादी हुआ, आधी आबादी है वहां की, यूक्रेन की, उतने वहां मर गए थे। वो अब डिटरमिन्ड है। जर्मनी वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे इस एग्रेसिव पोस्चर से हमारी पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, इसलिए अब वो पूरा खड़े होकर के सामने आ रहे हैं कि रशिया को रोकना होगा। तो रशिया से आने वाली गैस
नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, उसका तबाह होना, जर्मनी को बड़ा धक्का पहुंचना और इसीलिए पुराने दर्द का एक बार फिर से उभरना और ये गर्मा गर्मी पड़ना। और इजराइल का सीरिया में भीषण हवाई हमला, दमिश्क में आर्मी हेडक्वार्टर पर बमबारी, जूजों को बचाने के लिए आईडीएफ ने झोंकी ताकत। यहां देखिए जरा, जूस और सीरियाई सेना के बीच में झड़प, जूस के समर्थन में इजराइल कर रहा है हमला। क्यों कर रहा है यह आपको कल मेजर गौरव आर्य ने बताया था। ये जगह भी धीरे धीरे और यहां गर्मा गर्मी बढ़ रही है। बिल्कुल। और जो आपने बोला था वो भी कितनी कमाल की बात कल बोली थी कि इजराइल का मादा देखिए, ईरान से भी लड़ रहा है, सीरिया में भी लड़ रहा है, लेबनान से भी लड़ रहा है, हमास से भी लड़ रहा है, हूथियों से भी लड़ रहा है, कोई बच नहीं गया, सबसे लड़ रहा है और खुशी है बिल्कुल उसमें। आप देखिए, मैं देख रहा था टेल अवीव में, तो मेरा प्लान है अगले साल जाने का इजराइल। मैं देख रहा था टेल अवीव में कौन कौन से होटल हैं, बिल्कुल फुल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुल हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहते ना कि चलो दिवाली के पटाखे देखो कौन चला रहा है, तो सब लोग छत पे खड़े हो जाते हैं, हाँ भैया बहुत, हाँ शर्मा जी के लड़के ने दिवाली के पटाखे, ओ देखो रॉकेट चला। वो बैलिस्टिक मिसाइल देख रहे हैं इजरायली, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। सब के सब होटल्स वहां पे बुक हैं, सब फुल है, बड़े मजानी लाइफ एकदम। क्या बात। उधर देखिए हमास पे आज ही इतना बड़ा हमला हुआ है, 100 से ज्यादा मारे हैं उधर इजराइल ने। और इधर रूस के समर्थन में सीरिया में भी इस पंगे से भी निपट रहा है। इधर देखिए क्या चीन ताइवान पर हमले की कोशिश कर रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने पहली बार अपना अल्ट्रा मॉडर्न F-15EX ईगल 2 फाइटर ताइवान के पास तैनात किया है। अमेरिका ने F-15EX को ताइवान के पास जापान के ओकिनावा द्वीप के कैडेना एयरबेस पर तैनात किया है। ये लड़ाकू विमान फिलहाल 85वीं चेस्ट और एवेल्युएशन स्क्वाड्रन के तहत भेजे गए हैं। लोकल यूनिट के साथ इंटीग्रेशन और ट्रेनिंग का काम करेंगे। सर, ये हथियार बेचने के लिए डिस्प्ले है या अचानक थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया इसलिए ये तैनात हो गया? पहला वाला ज्यादा अच्छा है बेचने के लिए। अच्छा, बेचने के लिए। तो अब ये क्योंकि ट्रम्प टैरिफ, ट्रम्प ट्रेड, ये उसी माहौल में चल रहा है। अच्छा। लेकिन ये सबसे खतरनाक आज के वक्त में, ये सबसे खतरनाक फाइटर है। आज के वक्त का सबसे खतरनाक फाइटर है सर ये? खतरनाक फाइटर है। अच्छा, क्यों सर? ये EX वर्जन है। आपको F-15 वाला सर EX क्या एक्सपोर्ट के लिए तो नहीं होता? नहीं, एक्सपोर्ट वो चाइना वाला तो नहीं, एक्सटेंडेड वाला है। अच्छा, एक्सटेंडेड। हाँ, इसकी हर रेंज इसकी ज्यादा है, ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकता है, ज्यादा इसमें फीचर्स हैं स्पीड के, इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो एक फाइट, और मैन्युवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर ईजर रडार है, फायर कंट्रोल रडार बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब ये है कि इससे फाइटर पायलट्स डिलाइट, आप चाहेंगे ऐसा जहाज आपके हाथ में हो और इतने सारे अस्त्र शस्त्र हों, आप दुश्मन को बहुत दूर तक जाके मार सकते हैं और दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, छोटा भी रहेगा, मैन्युवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप में ये बहुत सक्षम एयरक्राफ्ट है, लेकिन अभी बिका उतना ज़्यादा नहीं है। ये इसका दाम भी ज़्यादा होगा, एक्चुअली दाम ज़्यादा होगा तो अब ज़रा डिस्प्ले में आएगा मामला। अच्छा। ट्रेड में आएगा, टैरिफ में आएगा, तब चलेगा, आगे बढ़ेगा तो साजो सामान। तो ताइवान के ऊपर चाइना इन दिनों आप देख ही रहे हैं बहुत मेहरबान है, वो डेडलाइन भी दे रहा है, डेट दे देता है हर बार, इस समय तक चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा। ये वन चाइना के तहत ये इधर आ जाएगा। यही सही मौका लगा अमेरिका को, उसने कहा ठीक है इधर शो विंडो में हमारा वाला ये फाइटर लगा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला वो तो हम जानते हैं, लेकिन इसी बहाने लोगों की निगाह इस पर पड़ेगी। ये बिकेगा। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं, जहां तक F-15 की बात करी है सर ने, EX की, आप उसी की बात पूछ रहे हैं ना, ये बहुत बेहतरीन फाइटर है, ये बिकेगा क्योंकि वही माहौल जैसे ट्रंप ने यूरोप में बनाया था, अब यही माहौल ट्रंप ताइवान के साथ आ गए। बगल में खड़े हैं, हाथ में लाठी है, दूसरे हाथ में ईंट है, मार देगा। ये लाठी मेरी वाली तुम ले लो, ये सिर्फ मात्र 10 रुपए की, मात्र 10 रुपए बस। ये बहुत अंधेरा है, मेरे पास टॉर्च है, ले लो, बहुत सस्ती दे रहा हूँ। उधर नाटो वाले भी देख रहे हैं ना, नेटो वाले तो 5% बजट बढ़ा, 5% बजट बढ़ा, उधर वो भी तो एक बाजार तैयार है। और इजराइल के हमले से फिर से हिल गया गाजा। अभी जो हम बात कर रहे थे ना, देखिए उधर सीरिया वाला तो हमने आपको बताया, गाजा में क्या चल रहा है देखिए। हमले में करीब 100 लोगों की मौत की खबर है। गाजा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ हमला हुआ है, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बहरहाल, जब अगर नागरिक ठिकानों से आप इजराइल के ऊपर हमले करेंगे, उसके बाद महिलाएं और बच्चे शामिल अगर हैं इस हमले में जो मारे गए हैं, तो फिर इसमें गलती किसकी है? लेकिन मैं देखता हूं एक मीडिया का एक तबका ऐसा भी है जो हमेशा ऑल आइज ऑन गाजा करने में लगे होते हैं। वो क्यों इस तरफ नहीं जाते हैं कि कहां से शुरुआत हुई है, कैसे नागरिक ठिकानों को भी इस्तेमाल किया गया है? नहीं, सिंपल सी बात है, ये बात मैं पहले भी प्रतिशोध में समझा चुका हूं, मैं 10 सेकंड में समझाता हूं। काउंटर बॉम्बार्डमेंट होती है, हमास रॉकेट फायर करेगा अस्पताल की छत से, इजरायली रडार और इजरायली कंप्यूटर रीड करेगा उसके फ्लाइट पाथ को, और इजरायली टेक्नोलॉजी फिर उसी फ्लाइट पाथ का इस्तेमाल करके जहां से अटैक हुआ है उसके ऊपर अपनी मिसाइल मारेगी। ये पहले से हमास का प्लान है, रॉकेट का बटन दबाओ और वहां से भाग लो।
आप भाग गए, ये लोग बाहर चले गए, 3-4 मिनट के बाद मिसाइल आके अस्पताल के ऊपर गिरती है, तब ये कहते हैं अस्पताल को मार दिया। बेसिकली बात ये है कि इजराइल को उस वक्त जब इजराइल का कंप्यूटर फायर कर रहा होता है, उसको ये नहीं पता कि ये मिसाइल कहां, उसको ये पता है कि ये पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट में बच्चों का स्कूल है, शॉपिंग मॉल है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है वहां पे, दैट दे डोंट नो। तो उनका कंप्यूटर रीड करता है और इमीडिएटली फायर बैक करता है। यही काम पाकिस्तान करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, यही काम हमारे ऊपर बमबारी करेगा गांव के बीचों बीच से। पाकिस्तान अपने गांव के 10 घरों के बीच में वहां पे गन लगाई है और भारत के ऊपर बमबारी करी। भारत ने जब जवाब दिया तो वो आके वहीं पे गिरता है लगभग 10 मीटर के दायरे में जहां से पाकिस्तान की गन है, और फिर कहते हैं कि देखो हमारे सिविलियन मार दी, ये मार दिया, वो मार दिया। ये पुराना विक्टिम कार्ड है इन लोगों का। ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए लेबनान पर इजराइल का एयर स्ट्राइक। अगली खबर, बेका घाटी में अटैक, 7 सीरियाई रिफ्यूजी समेत 12 की मौत। हिजबुल्लाह के रजवान फोर्स के ट्रेनिंग कैंप पर हमला, हथियारों के गोदामों को भी बनाया गया निशाना। अटैक हिजबुल्लाह और लेबनान के लिए क्लियर मैसेज। इजराइल ने कहा नवंबर 2024 के बाद जो सीज फायर हुआ था उसके बाद ये पहला हमला। देखिए कितनी सारी जगहों पर, ये कमाल की बात है, इतनी सारी जगहों पर एक साथ लड़ना, मुस्कुराते रहना, और वहां सब कुछ जैसा अभी बता रहे थे कि होटल फुल है, सब कुछ आसान और एट ईज चल रहा है। नहीं, वो लोग बीच में भी जा रहे हैं। आपने बीच की फोटोग्राफ्स देखी, जिस बीच से इतने सारे हमले हुए थे, लड़ाई के बीच में, हाँ, बीच में जा रहे हैं, बीच में भी जा रहे हैं। हाँ। उनको कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वहां पर एक एक बच्चा जो है वो ट्रेंड है, कॉन्स्क्रिप्शन वहां पर है। आप जब हाई स्कूल पास करते हैं तो आपको 3 साल और 5 साल फौज में सर्व करना पड़ता है, तो सबके हाथ में बंदूक रहती है। जब मैं वहां गया था और उनके एयरफोर्स स्टेशन वगैरह में गया तो आप देखेंगे ऐसे ही बड़े यंग 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे, और यहाँ पर जो है उनके वो AK-47 वगैरह लटका हुआ है। तो कुछ नहीं है वहां पर। इस बात को मान के चलते हैं कि हम सबको लड़ना पड़ेगा, हम सबको अपनी जमीन बचानी पड़ेगी। ये ऐसी एक जिसे कौम कहते हैं हम। तो सर अगर आप ये कह रहे हैं हमें सीखना पड़ेगा इनसे, तो इतनी सारी थ्रेट के बीच में अगर इजराइल की तैयारी ऐसी है तो उतनी थ्रेट ना सही, लेकिन थ्रेट तो हमारी भी कम नहीं है जी। हमारे नागरिकों की ट्रेनिंग के हिसाब से हमें भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, हमें भी ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, ये जो आया था ना बीच में हमारे यहाँ जो चल रहा है, इसके विवाद भी चल रहा है कि अग्निवीर वगैरह, ये जो अग्निवीर है जो 25% जाएंगे, 75% जो बाहर जाएंगे, वो भी तो इसी तरह ट्रेंड होंगे। मेजर गौरव आर्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि ये ट्रेनिंग एक लेवल पे बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए इजराइल को एक फायदा है, इजराइल का कोई भी नेबर न्यूक्लियर आर्म्ड नहीं है, कोई भी, और इजराइल सबसे तगड़ा खिलाड़ी है पूरे रीजन में। हमारे साथ ये बात नहीं है। हमारे एक पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, दूसरा चाइना है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और दोनों के साथ हमारी लड़ाइयां हो चुकी हैं। तो आप देख लीजिए भारत का खतरा एक्चुअली इजराइल से कहीं ज्यादा है। इसीलिए भारत को और ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है। यह तो न्यूक्लियर वाली बात है। और ईरान में एक ही दिन 7 शहरों में धमाके, तेहरान, कोम, मशहद, करज, सेमनान, तबरेज, परचिन में ब्लास्ट। सभी धमाके एटमी साइट्स पर, सैन्य ठिकानों के पास। धमाकों के पैटर्न से मोसाद वाला हमला होने का पता चलता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, तो मतलब उधर तो वो काम भी चल रहा है, इधर ये काम भी चल रहा है। दोनों काम चल रहे हैं, पूरा जुगलबंदी चल रही है। जो ये कन्वेंशनली मारते हैं, आप देखिएगा, इवन व्हेन दे डिड ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसमें आपने देखा कि इवन मोसाद ने काइनेटिक अटैक करे थे। जो इनके सरफेस टू एयर मिसाइल के जो उनके बेसेस उड़ाए थे उन लोगों ने, वो किसने उड़ाए थे? रेगुलर आर्मी ने नहीं, वो मोसाद ने उड़ाए। तो मोसाद भी काइनेटिक एक्शन कैरी आउट करता है और बड़े इफेक्टिवली कैरी आउट करता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सीज फायर, ट्रंप का घोषित सीज फायर चल रहा है, ये भी देखिए आप। और ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी, तेहरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के मद्देनजर दी गई सलाह। तो अगर ये सीज फायर जो है ये टिकाऊ लग रहा होता तो एडवाइजरी क्यों जारी की जाती? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि गैर जरूरी चीजों के लिए ना हिलें। मैं कह रहा हूं हिले ही ना, क्योंकि इजराइल का कुछ नहीं पता। यही मतलब रहता है, जब आप गैर जरूरी लिखते हैं, वो लिखने की एक तरीका होता है, इसका मतलब बिल्कुल ना जाए, तो यही जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब आप ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो ऐसी जगह जहां सीज फायर टिकेगा नहीं, वहां भी सीज फायर करके चले आते हैं। फिर मुझको याद आता है वो एक आपने स्लोगन देखा होगा, दुकानों में लिखा रहता है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो यहाँ पर भी नोबेल के दौर में ये सीज फायर टिकेगा, इसका कोई ठीक नहीं है, ट्रंप कह रहे हैं। और ईरान में इजराइल के अटैक का खौफ जारी है। अगली खबर देखिए, युद्ध अस्थायी रूप से रुका है, ईरानी सांसद ने कहा। किसी भी समय जंग फिर से शुरू हो सकती है, सबको पता है जी। एक ट्रंप के अलावा सबको मालूम है कि हकीकत क्या है। उनको ही पीस लेना है ना। ट्रंप क्या कहता है कि मैंने समझा दिया है, अब नहीं लड़ेंगे, अब नहीं लड़ेंगे।
तो वो कह रहा है कि नहीं उसने तो बम मार दिया वहां पे, कहता नहीं थोड़ा बहुत देखो चलता रहता है वो तो, उसके बारे में नोबडी कैन डू, बट नहीं लड़ेंगे। नहीं, इजराइल नहीं लड़ा, मोसाद कर रहा है, वो मोसाद कर रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, हाँ। उससे इजराइल से कोई मतलब इजराइल से कोई मतलब नहीं है, टोटल डिनाइबिलिटी, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जो ईरान डर रहा है, जो ईरान कह रहा है कि कभी भी हो सकता है, ईरान गलत नहीं कह रहा है, ईरान इज नॉट रॉन्ग, ये कभी भी हो सकता है और इजराइल छोड़ेगा नहीं। ये कुछ कर ले, ट्रंप कुछ कर ले, इजराइल करेगा, इजराइल मोसाद से करवाएगा, एयरफोर्स से करवाएगा, होगा ये। गौरव एक बार में छोड़ दे जी। अगर वो 405 किलोग्राम जो यूरेनियम है जी। वो लाके प्लेटर पे उसको दे दें कि भाई इजराइल भाई ये रहा यूरेनियम, तो मुझे लगता है बंद कर, मुझे लगता है सर उसके बाद भी बंद होने वाला है नहीं, फिलहाल बहाना यूरेनियम है, ये जरूर आप कह सकते हैं।